नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग KVS PRT एग्ज़ाम 2023 के लिए EVS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। यदि आपका KVS PRT का एग्ज़ाम आने वाले समय में लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। काफ़ी लाभदायक साबित होगा आपके लिए यह वीडियो। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लिए गए हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपका मैना दिया गया है, बी ऑप्शन में उल्लू, सी ऑप्शन में कौवा और डी ऑप्शन में तोता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उल्लू। ये जो उल्लू होता है यह अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह उल्लू पक्षी जो है यह आप सभी जानते होंगे कि यह रात्रिचर है, मतलब कि इसको रात में दिखाई देता है, दिन में बहुत कम ही दिखाई देता है। दोस्तों, यदि एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि NCERT में आपके ये पॉइंट दिया गया है। तो इन पक्षियों के गर्दन के घुमाव के बारे में पॉइंट आपके दिए गए हैं। तो यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए यहाँ से कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे की तरफ कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा 270 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें हम, देखिए जो भी प्रश्न है और प्रश्न में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हम वहाँ पर एक साथ यहाँ पर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपका पहले ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन में मैना, तो यह जो है अपनी गर्दन झटके से हिलाती है। आपके NCERT में हूबहू यही पॉइंट दिया गया है कि मैना जो है अपनी गर्दन झटके से पीछे को घुमाती है। तो ध्यान रखिएगा। उल्लू के बारे में हमने पढ़ ही लिया है और इस प्रश्न का सही उत्तर भी उल्लू हो जाएगा। बात करते हैं सी ऑप्शन की, कौवा। जो कौवा दिया गया है दोस्तों, यह जो है कौवा पीछे नहीं अपनी गर्दन घुमा पाता है, यह नीचे की तरफ झुकाता है गर्दन, नीचे की तरफ अपनी गर्दन झुकाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। बताना है कि तने का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन कि जल का संवहन, बी ऑप्शन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण और सी ऑप्शन दिया गया है शाखाओं का निर्माण और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यदि आपने प्रश्न को सही तरीके से पढ़ा है तो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि इसमें जो है तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, बताना है। नहीं शब्द यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए, तने का प्रमुख कार्य जल का संवहन, बिल्कुल सही है यह प्रश्न या उत्तर, यह ऑप्शन। और बी ऑप्शन में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन में शाखाओं का निर्माण। तो एक का कार्य जो है तने का यह भी होता है कि शाखाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रकाश संश्लेषण, यह जो है तने का कार्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यह जो प्रकाश संश्लेषण है यह जो है पौधे के किस भाग का कार्य है, तो आप सभी जानते होंगे यह जो है पौधे की पत्तियों का भाग है, भाग नहीं, कार्य है। ठीक है, पत्तियां जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करती हैं, आप सभी जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन आदि का निर्माण करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को बताना है कि इसमें अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है। आप सभी देख रहे होंगे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटिपस, मोल, नेवला और व्हेल, ये जो है चारों आपको स्तनधारी दिख रहे होंगे। दिख नहीं मतलब कि ये हैं ही हैं, चारों स्तनधारी हैं। ठीक है, लेकिन अब इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे आपके जो अंडे नहीं देते होंगे। एक ऑप्शन आपका सही होगा जो अंडे देने वाला स्तनधारी होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्लेटिपस जो होता है यह स्तनधारी अंडे देता है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, मोल, नेवला और व्हेल, ये क्या है, यह तीनों बच्चों को जन्म देते हैं। होते तो चारों ये स्तनधारी हैं, मोल भी स्तनधारी, नेवला भी, व्हेल भी, लेकिन ये तीनों जो है बच्चों को जन्म देते हैं और प्लेटिपस जो होता है यह अंडे देता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
अब यहाँ पानी के बारे में बात करते हैं। आपका जो ईवीएस का पीआरटी का मतलब केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस दिया गया है उसमें पानी का एक बिंदु दिया गया है, वाटर, ठीक है, चैप्टर दिया गया है। तो इसलिए पानी से संबंधित, वाटर से संबंधित जितने भी बिंदु हो सकते हैं हमको पढ़ के जाने हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है अपशिष्ट जल का ठीक से निपटान नहीं करना, बी ऑप्शन है वनोन्मूलन, और सी ऑप्शन है जल संसाधनों का गलत वितरण, और डी ऑप्शन है अधिक जनसंख्या। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई, मुख्य रूप से गिरावट आई, ठीक है। देखिए अपशिष्ट जल का ठीक निपटान नहीं करना यह जो है मेन कारण एक बन जाता है। बाकी वनोन्मूलन भी कहीं ना कहीं होता है लेकिन इतना प्रमुख कारण नहीं है, गलत वितरण भी होता है, अधिक जनसंख्या है, लेकिन जो मुख्य कारण है वह यही है कि अपशिष्ट जल का ठीक से निपटान नहीं करना। देखिए जैसे कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े जो औद्योगिक शहर होते हैं, जैसे आप कोई भी बात कर लीजिए, गंगा नदी जहाँ से जाती है, इस वर्तमान समय में गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ पर है, आप देखते होंगे जैसे कि यूपी में कानपुर पड़ता है। तो कानपुर क्या है, एक औद्योगिक नगर है, ठीक, कई फैक्ट्रियाँ लगी हैं, तो उन सभी का जो पानी है, अपशिष्ट जल है, वह सब गंगा नदी में सीधे छोड़ा जा रहा है। तो यह जो है उसमें क्या है, फिर छोड़ा जा रहा है तो उसके पानी के गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। तो इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य यही था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जलीय जंतु किसके द्वारा सांस लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यदि आपने पढ़ा एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आप सभी को बता दें यह प्रश्न जो है कई विभिन्न प्रकार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, यूपी के स्टेट एग्ज़ाम, हरियाणा के स्टेट एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में यह जो है प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपके टीचिंग एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। चलिए चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ए ऑप्शन में दिया गया है वाताशय, बी ऑप्शन में दिया गया है गलफड़ा, और सी ऑप्शन में दिया गया है आपका फेफड़ा, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गलफड़ा, जिसे हम लोग गिल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जलीय जंतु इसी के द्वारा सांस लेते हैं, जैसे कि मछली हुई या जो भी जलीय जंतु है वह गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। पदार्थ का नाम बताना है 4 ऑप्शन में जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग जो है खाने की पदार्थों या खाने की वस्तुओं के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है या रासायनिक सूत्र जो होता है वह सब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, होता है Na C7H5O2, ठीक है, ध्यान रखिएगा NaC7H5O2। दोस्तों यह जो सोडियम बेंजोएट है यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमीस किसका एक प्रकार है। यह जो कुमीस शब्द दिया गया है यह बताना है कि किसका प्रकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किण्वित दूध का, आइसक्रीम का, चीज़ का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें कि इस जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किण्वित दूध, ठीक है। दोस्तों अब आपको यह नया शब्द लग रहा होगा कुमीस, तो आप सभी को बता देते हैं कि देखिए यह जो है एक तो पहली बात तो डेयरी उत्पाद है। डेयरी उत्पाद जो क्या होता है लैक्टिड एसिड और एल्कोहलिक किण्वन के परिणामस्वरूप या घोड़ी के मिल्क से या दूध से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, ठीक है। कौन सा भोजन समूह, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए इसमें भोजन समूह दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, प्रचुरतम ऊर्जा किसमें है। ए ऑप्शन में अनाज, मिलेट एवं दालें, बी ऑप्शन में सब्जियां एवं फल, सी ऑप्शन में दूध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस एवं मछलियां, डी ऑप्शन में है तेल, वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तेल, वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। देखिए
आपको यह पॉइंट यहाँ पर बता दें, यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है और ऑप्शन में आपको वसा भी दिया हो और कार्बोहाइड्रेट दिया हो, तो वहाँ पर आप वसा पर जाएंगे। ठीक है, देखिए इस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में लिखा है तेल, वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। बाकी के 3 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और आपको यह भी ध्यान रखना है कि वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलती है वसा से। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पैराथार्मोन्स जो है वह रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, यह जो पैराथार्मोन्स है जिसे हम लोग पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, पीटीएच, ध्यान रखिएगा पीटीएच भी इसे बोलते हैं। ठीक है, यह जो है पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा होता है। इसका सेक्रेशन पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, सेक्रेशन या श्रावण बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि अधिवासों की स्थापना निम्नलिखित में से क्या सही है? मतलब कि अधिवासों की स्थापना में निम्नलिखित में से क्या सही है? अधिवासों की स्थापना के लिए एक पॉइंट आपको करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है, धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण रहे हैं, या आर्थिक कारण महत्वपूर्ण रहे हैं, कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब कि अधिवासों की स्थापना में धार्मिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक कारक भी महत्वपूर्ण है और आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से सभी हो जाएगा इनमें से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ये जो प्रशीतन प्रक्रिया है यह खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करती है, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है जीवाणुओं को मार करके, बी ऑप्शन में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, सी ऑप्शन में एंजाइम क्रिया नष्ट करके, और डी ऑप्शन में खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। सही उत्तर बताना है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के पश्चात खाद्य परीक्षण हो जाता है। मतलब कि प्रश्न जैसा कि आपका बोल रहा था कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कैसे? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जो ऐसे जीव बताना है कि जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है, या मांस भक्षी, या शाक भक्षी, या रसायन भक्षी क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतक भक्षी। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह जो मृतक भक्षी होते हैं, मृतक भक्षी जीव, यह परपोषी जीव हैं, परपोषी जीव हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट है कि मृतक भक्षी जो जीव होते हैं वह कैसे होते हैं? परपोषी जीव होते हैं। यह अपना भोजन कैसे बनाते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं? तो यह जो है मृत पौधों, ठीक है, जंतुओं, मृत जंतुओं तथा अपशिष्ट उत्पादों से अपना भोजन या प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मृतक भक्षी होते हैं, ये अपघटन की प्रक्रिया में या अपघटन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, और यह पुनः चक्रण में भी सहायक होते हैं। कौन? मृतक भक्षी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो तप्त भौमजल होता है उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा इन पक्षियों के नाम। पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं भारत में? ठीक है, ए ऑप्शन में है नेलापट्टू,
बी ऑप्शन है कुंथनकुलम, सी ऑप्शन है कोकारे बेलूर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। दोस्तों आप सभी को पहले सही उत्तर बताने से पहले यह डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं यह आपको नए लग रहे होंगे या बहुत डीप में ऑप्शन दिए गए हैं। यह जानना जरूरी है कि यह भारत के किस स्टेट में या किस राज्य में स्थित है। तो नेलापट्टू जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा यह है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और बी ऑप्शन में जो कुंथनकुलम दिया गया है यह आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में। सी ऑप्शन में जो कोकारे बेलूर दिया गया है दोस्तों यह ध्यान रखिएगा यह है कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो नेलापट्टू आंध्र प्रदेश और कुथनकुलम हो गया आपका तमिलनाडु और कोकारे बेलूर हो गया आपका कर्नाटक में, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करता है। तो आप सभी को बता दें कि जो पेलिकन पक्षी है या उपयुक्त दिए गए तीनों ऑप्शन में जो दिया गया है तीनों जगह अपना प्रजनन करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यह सभी मतलब नेलापट्टू, कुथनकुलम और कोकारे बेलूर। आप ध्यान रखिएगा इनके राज्यों के नाम भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक प्रणाली का नाम बताइए जो रक्त संबंध पर आधारित होती है, ठीक है। रक्त संबंध पर आधारित होती है। देखिए आपका जो यूएस का सिलेबस दिया गया है उसमें पहला ही चैप्टर का नाम आपका दिया गया है फैमिली या परिवार, ठीक है। तो आप इससे जो है यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ए ऑप्शन में दिया गया है परिवार, बी ऑप्शन में गोत्र, सी ऑप्शन में सगोत्रता और डी ऑप्शन में संयुक्त परिवार। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सगोत्रता। दोस्तों एक प्रणाली है यह सगोत्रता जो रक्त संबंधों पर आधारित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यदि पूछा जाए या कितने प्रकार के होते हैं या सगोत्रता के कितने टाइप होते हैं तो इसके 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका रक्त पर आधारित हो गया या रक्त से संबंधित, और दूसरा होता है विवाह, गोद या अन्य संबंधों पर आधारित, ठीक है। विवाह होता है या गोद लिए जाते हैं बच्चे या अन्य संबंधों के आधार पर सगोत्रता होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन कोक, बी ऑप्शन बिटुमिन, सी ऑप्शन पैराफिन, डी ऑप्शन नेफ्थलीन। देखिए अब आप इस प्रश्न को फालतू का प्रश्न मत समझिएगा क्योंकि मैं यह भी बताते चलता हूँ कि प्रश्न आपका जो ईवीएस का सिलेबस दिया गया है उसमें एक परिवहन है, ठीक है, चैप्टर का नाम, तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिटुमेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सड़क बनाने का या एक उत्पाद है। दोस्तों यदि अन्य उत्पादों की बात करें तो वह हो जाएगा, एक तो आपका मिट्टी कंपलसरी है, रेत, और ये आपका बिटुमेन हो गया, और सीमेंट और पत्थर, ठीक है। यह कुछ मुख्य प्रकार हुए, मुख्य उत्पाद हुए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गया और नया क्वेश्चन, यह भी एनसीईआरटी की किताब से लिया गया प्रश्न है कि पूछ रहा है कि परंपरागत जो अधिवास है कामपुंग, यह किस देश में कामपुंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड। हमको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मलेशिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मलेशिया। ये जो कामपुंग अधिवास है, परंपरागत अधिवास, यह मलेशिया में जो है, मलेशिया का अधिवास है, ठीक है, परंपरागत अधिवास है। दोस्तों मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक मलय समुदाय होता है, ध्यान रखिएगा, मलय समुदाय, ठीक है। तो यहाँ मलय समुदाय की बस्तियाँ होती हैं। मलेशिया क्या है, मलेशिया का जो ग्रामीण क्षेत्र है वह नदियों के तटबंधी क्षेत्रों में इस प्रकार अधिवास विस्तृत के रूप में पाया जाता है, ठीक है, क्या? कामपुंग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण हमारे परिवार के सदस्यों से विरासत में प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन में बालों के प्रकार, बी ऑप्शन में छींकने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन पोलियो जैसे रोग, और डी ऑप्शन हमारे चलने की प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम सभी को बताना है,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो जैसे रोग वंशानुगत प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे परिवार से प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए, हमारे परिवार के जो गुण होते हैं सदस्यों में विरासत में जो प्राप्त होते हैं उनको एक प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, वंशानुगत या आनुवांशिक। ठीक है, देखिए बालों के प्रकार, यदि बात करें बालों के प्रकार, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हम लोगों के बाल अपने माता पिता किसी एक में से जो है, दोनों में से किसी एक के जैसे बाल होते हैं उसी प्रकार के हम लोगों के भी बाल होते हैं। छींकने की प्रवृत्ति भी हम बोल सकते हैं उसी प्रकार से होती है, जैसे या तो माता के अंदर हो कि या पिता के या दादी बाबा किसी के अंदर, मतलब वंश में किसी के पास ऐसी प्रवृत्ति हो गई। और हमारे चलने की प्रवृत्ति किसी न किसी से मैच खा रही होगी परिवार के सदस्य से। लेकिन पोलियो जैसा रोग है, यह एक वंशानुक्रम के अनुसार दर पर दर नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? बताना है हमको, विनिमय के आधार पर है, सिद्धांत पर, या वितरण के सिद्धांत पर, या गतिशीलता के सिद्धांत पर, या स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता। गतिशीलता के सिद्धांत पर पारिस्थितिकी तंत्र आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, गतिशीलता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कई परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? आप सभी देख रहे होंगे कि इस सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन या पिछले 2-3 क्वेश्चन अधिवास से जो है रिपीट हुए हैं, तो इसलिए यह जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आप एक बार अपनी नोटबुक से या जहाँ भी आप नोट्स बनाए हों तो उसमें भी ज़रूर आया होगा, आपके लिए नया शब्द नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं। अगला देखते, यही प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि ए ऑप्शन में दिया गया है तारा आकृति, बी ऑप्शन में रेखीय, सी ऑप्शन में गोलाकार, डी ऑप्शन में आयताकार। तो हम सभी को बताना है कि अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है किस स्थल पर, परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो बताना है हमको इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, तारा आकृति। क्या हो जाएगा? तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब कई परिवहन मार्ग मिलते हैं, मान लीजिए इधर से जल मार्ग, ठीक है, वायु मार्ग, स्थल मार्ग, या जो भी गलियारा है, वह इस प्रकार से कुछ संरचना बन जाएगी। तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा? तारा, स्टार, ऐसे। ठीक है, जिनमें केंद्र बिंदु यह होगा। ठीक है, तो यह ताराकृति बन जाएगी। इसी प्रकार से अधिवास प्रतिरूप का निर्माण ताराकृति के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दूध में प्रोटीन है, इसके परिरक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? देखिए, यह पता लगाने के लिए कि दूध में प्रोटीन है कि नहीं है, इसमें जो अभिकर्मक यूज होता है वह होता है कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल। तो आपका जो इन ऑप्शन में दिया गया है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल दूध में प्रोटीन है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए इस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, वर्षा जल का संचयन मतलब कि इकट्ठा करना, एकत्र करना, उसको संचित करना, वर्षा जल को, ठीक है, बारिश के जल को। तो उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है कि हम लोग बारिश के पानी को क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों संचयित करते हैं, तो वह होता है कि भूजल मतलब जो भू का जल होता है उसको रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूजल को रिचार्ज करने हेतु। अगला प्रश्न है कि नीरू नीरू किस राज्य का एक वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताना है कि ये किस राज्य का है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो आंध्र प्रदेश है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीरू कार्यक्रम है, वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, यह कहाँ शुरू किया गया था, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। आप सभी यह भी ध्यान रखिएगा इसी के साथ कि यह कब स्टार्ट किया गया था, इस कार्यक्रम की शुरुआत, वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में सन 2000 में
कब? सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर से हम लिखे दे रहे हैं कि सन 2000 में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। हम सभी का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रानी की वाव बावड़ी स्थित है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन पंजाब। वीडियो देखने वालों में से यदि कोई राजस्थान का होगा तो वह बिल्कुल तुरंत उत्तर इसका दे दिया होगा कि गुजरात से जो होगा वह तुरंत आंसर दे दिया होगा कि यह जो है रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गुजरात हो जाएगा। रानी की वाव कहाँ है? बावड़ी, रानी की वाव बावड़ी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम है, देवदार है, चीड़ है या ओक है? इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह मुझे बताना। नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो नीम का वृक्ष होता है यह जैविक कीटनाशक जो है का उत्पादक है। देखिए नीम का वृक्ष, इससे जो है कई भाग, नीम के वृक्ष के जो कई भाग होते हैं, जैसे कि आप पत्तियों को ले लीजिए, उनके पुष्पों या फूलों को ले लीजिए, उसके बीज को ले लीजिए, फल को ले लीजिए, जड़ को ले लीजिए, और जो नीम की छाल होती है पेड़ की, इन सभी को ले लीजिए, तो यह जो है ये पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक बनाए जाते हैं इनसे। ठीक है, इनसे कीटनाशक बनाए जाते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट यह है कि यह जो नीम का वृक्ष है, नीम का पेड़ है, इसमें औषधीय गुण भी विद्यमान रहता है। ठीक है, इनसे कई प्रकार की औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं? बताना है हम सभी को इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाकाहारी। देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह होते हैं शाकाहारी। अब प्राथमिक उपभोक्ता होते क्या हैं? देखिए ऐसे उपभोक्ता जो अपना भोजन हरे पौधों से या उत्पादकों से प्राप्त करते हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अब यदि हम एग्जाम्पल ले लें तो गाय का ले सकते हैं या हिरण का ले सकते हैं। यह क्या कैसे प्राणी है? शाकाहारी प्राणी है। ठीक है, या उत्पादकों को खाते हैं या हरे पेड़ पौधों को जो है खाते हैं। ठीक है, यह प्राथमिक उपभोक्ता हुए। देखिए दोस्तों मांसाहारी जंतु जो होते हैं वह भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। कौन से? मांसाहारी। ठीक है, जैसे कि घास हुई, घास को हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो वो क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है कौन? शेर। तो वो क्या हुआ? मांसाहारी जंतु। ठीक है, वह प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जो सर्वाहारी होते हैं जंतु वह उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर निर्भर रहते हैं। मतलब वह पेड़ पौधों का भी जो है यूज करते हैं, खाते हैं, और मांसाहारी भी होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में किस मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है इसने एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए कि दूध में कौन कौन से महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। ए ऑप्शन में प्रोटीन, बी ऑप्शन में विटामिन सी, और सी ऑप्शन में कैल्शियम, और डी ऑप्शन में विटामिन डी। आप सभी को बता दें कि दूध में विटामिन डी पाया जाता है अल्प मात्रा में, कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। ठीक है, हम लोग का अगला प्रश्न है
कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है 1/4, बी ऑप्शन में दिया गया है 2/4, सी ऑप्शन में दिया गया है 3/4, डी ऑप्शन में दिया गया है ए व बी दोनों। तो सही उत्तर इसका बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4 भाग जल पृथ्वी पर पाया जाता है, या पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। दोस्तों आप सभी को पता होगा यदि इसको हम प्रतिशत के रूप में लिखें तो यह हो जाएगा समथिंग 71%, ठीक है, 71% हो जाएगा। ओके, देखिए आपको पता होगा पृथ्वी की सतह पर जो भी पानी उपलब्ध है उसमें से कितना पानी, 97% पानी, लगभग 97% पानी आपका सागर या महासागरों में स्थित है। और यह सागर और महासागर में जो जल होता है वो कैसा होता है? वह नमकीन होता है। पीने के काम आता है कि नहीं आता? नहीं आता है, ठीक है। तो आप सबको यह भी पॉइंट ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सघन सन्निवेश पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है इस प्रकार का सन्निवेश? सन्निवेश का मतलब होता है बसाव या बस्ती। आप एक इसको अपने शब्दों में बस्ती भी कह सकते हैं कि सघन बस्ती कहाँ पाई जाती हैं। देखिए ए ऑप्शन में रेगिस्तान क्षेत्र में, बी ऑप्शन में है पर्वतीय क्षेत्र में, सी ऑप्शन में है सागर तटीय क्षेत्र में, और डी ऑप्शन जलोढ़ मैदान में। देखिए रेगिस्तानों में जो है सघन बस्ती नहीं पाई जाती है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन पर्वतीय क्षेत्र में बस्तियां पाई जाती हैं लेकिन घनी आबादी नहीं होती है, घनी बस्तियां नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ कई खतरे रहते हैं, तो यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में सागर तटीय क्षेत्र, देखिए सागर के जो तट होते हैं वहाँ पर कहाँ घनी आबादी नहीं पाई जाती है, बहुत कम ही रेयर केस में देखने को मिलता है, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा। जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो जलोढ़ मैदान होते हैं वहाँ ये आपके सघन सन्निवेश या सघन बसाव पाए जाते हैं, सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं जलोढ़ मैदान क्षेत्रों में। देखिए ये जो जलोढ़ मैदान होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है आप सभी को पता होगा कि नदियों के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है उन्हीं के द्वारा जो है इन मैदानों का निर्माण होता है। देखिए इन मैदानों में, जलोढ़ मैदानों में ये सघन बस्तियां या सघन सन्निवेश जो है क्यों होता है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब उपजाऊ मिट्टी लाई जाएगी नदियों के द्वारा और इन मैदानों में छोड़ी जाएगी तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पहला पॉइंट तो यह हो जाएगा कि जल की उपलब्धता भरपूर मात्रा में रहेगी, जल की कमी होएगी नहीं। दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा आपका कि जो वहाँ की मिट्टी है, भूमि है, उसकी उर्वरता भी बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। इसलिए नदी घाटियों के पास अधिवासों का विकास होता है मुख्य रूप से, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं। अभी तक हमने आपको बीच में ज़रा सा भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया, अपने चैनल का प्रचार नहीं किया, लेकिन अभी भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इतनी मेहनत करें अगर जो आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आपको यदि यह वीडियो या यह प्रश्न आपके लिए ज़रा सा भी लाभदायक हो तो लास्ट तक देखिएगा, और अंत में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न है कि जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आसवन। आसवन विधि के द्वारा जल में निलंबित अशुद्धियों को अलग किया जाता है, ठीक है। अलग करने वाली यह प्रक्रिया है क्या? आसवन। अपना अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है वाष्पन, बी ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वाष्पोत्सर्जन जो है पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को हल किया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।